तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे। फिर पिछली बार हमने जो क्लास देखी थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये जो 86 नंबर का है, आवाज सुनाई पड़ रहा है ना गुरु सर? हाँ गुरु सर, सर क्लियर है आवाज। हाँ। तो पिछली बार आप लोगों ने सभी ने संवैधानिक विकास हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसका हम सवाल देखने जा रहे हैं कि 86 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? सर ए, केवल 1 और 2। और कोई? सर ऑप्शन ए, 1 और 2। हेलो बताइए, आवाज नहीं पड़ रही है ना? हेलो गुरु सर, हेलो। सर आवाज क्लियर है सर। हाँ, तो देखिए 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब 1857 का युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं भारतीय इतिहास में कि इसके बाद जो भी अंग्रेज की नीतियां हैं उनमें एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पढ़ी जाती है उसमें कहा जाता है कि आज इसके बाद ब्रिटिश कोई भी साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा। मतलब इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ये कह गया कि अभी तक जो कंपनी के अधीन था, अब सीधा जो जनता है, जो भारत अभी कंपनी के अधीन था, वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। और जो तीसरा ऑप्शन है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन। तो देखिए यह जो विशेषताएं हैं, यह आप देखेंगे कि 1800 ये जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है, वहां पे पहली बार कंट्रोल ऑफ बोर्ड का गठन किया गया और 84 में सीओ कंट्रोल ऑफ, हाँ जी हाँ, कंट्रोल ऑफ बोर्ड यहाँ था, वहां बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था 73 में। तो ये 3 सही नहीं है, बाकी 1 2 इसका ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका 40 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखिए सभी लोग। बताइए इसे। गाइस बताइए आप लोग इसका इसका करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए 8054 का जो भी वुड स्पेस है, वुड स्पेस का क्वेश्चन आप देखेंगे कि यह 2003 का है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो रिपीट होकर आती है लगभग 2013 या 14 में आई। तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए हमें चाहिए कि जो लगभग 20 साल का है, हम प्रश्न को देखते हुए चलें कि पिछले कैसा आया था, इसका कैसा है। देखिए क्या होगा इसका। सर ऑप्शन सी।
और कोई? प्लीज माइक अपनी बंद कर लीजिए जिनके ध्यान से आवाज आ रही है। तो देखिए कि ये जो वुड डिस्पैच है, आप लॉर्ड डलहौजी का उसमें काल होता है, उन्होंने शिक्षा पे वुड डिस्पैच का एक गठन किया गया था। यह भारतीय शिक्षा इतिहास में इसे भारतीय का शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि वुड ने रिकमेंड किया कि जो एजुकेशन है यह तो जैसे देसी भाषा के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृत का प्रचार, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना और परंपरागत भौतिक शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धि का प्रवेश कराना। तो इसका ऑप्शन सी। हाँ जी, उस दिन हम लोगों ने युद्ध भी जितने भी विद्रोह हुए हैं, चाहे नागरिक विद्रोह, हम लोग देख चुके हैं। तो उसी संबंधित एक क्वेश्चन हम देखना चाह रहे हैं कि यह जो 59 नंबर का है, बताइए दिखाई पड़ रहा है ना? कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो इनका कृति है, उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किसके जो विद्रोह था, किस विद्रोह का उसमें उल्लेख किया गया है, ये हमें बताना है। सर डी है सर, सन्यासी विद्रोह। और कोई? करेक्ट, इसका उत्तर सन्यासी विद्रोह है। यह एग्जाम के ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें ध्यान रखना है कि जो सन्यासी विद्रोह है, यह जो आनंद मठ है, आनंद मठ का कब लिखा गया था? क्योंकि आप जब 2019 वाला पेपर देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि इसमें सबसे पहले कौन था। सॉरी 2018 होगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंटी 78 नंबर का हम लोगों ने उस दिन जब दादा साहब नौरोजी साहब को जो पढ़ रहे थे, उसी में हम लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देखा था और हर एक चीज का व्याख्या किया था कि कौन किसमें आएगा। इसको देखिए, इसे बताया कि होम चार्जेज जो भी थे, क्या इसका जो कंपोजिशन है वो कौन कौन इसका पार्ट था? पंकज, हेलो पंकज भाई, आवाज नहीं पड़ी हमारी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ तो पंकज इसका देखिए कि होम चार्जेज जो था, होम चार्जेज। हाँ जी सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा मतलब कि वो गूंज रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए तो। ठीक है, देते हैं अभी। हाँ जी, अभिषेक कुमार जी आपने हैंड रेज किया है। अब 78 का अभिषेक कुमार जी, ठीक है। देखिए होम चार्जेज का मतलब यह था कि ऐसे सारे खर्च जो भारत के बाहर अंग्रेजी द्वारा खर्च किया जाता था, वो सभी होम चार्जेज में इंक्लूड होता था। अब देखिए कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए कि जो इंडिया का जो भारत से बाहर जो लंदन में ऑफिस थे, उसका भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि थी। दूसरा आप देखिए भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और भारत के बाहर हुए युद्ध में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि।
बताइए। सर ये संघटक मतलब क्या होता है? कंपोजिशन। हाँ, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब इसके पार्ट थे। हाँ। अच्छा। सर बी तो होगा इसका एक बार। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसका पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि भारत का जो इंडिया ऑफिस में उसमें जो भी खर्च किए जाते थे वो हम चलेगा पायलट। तो दो आपका सी कट जाएगा, ए बी डी। इसमें देखिए कि भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नीति, तो उसमें हम चर्चा किया था कि भारत के बाहर जो भी युद्ध है या बाहर युद्ध के लिए एक खर्च भारत से किया जाता है, यानी हम चर्चा का पार्ट वन थर्ड। अब देखिए वन थर्ड किसमें है, इस तरह से आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आज सेशन स्टार्ट करते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। ऐसा वॉइस क्लियर नहीं है। ऐसा है कि यार कोई नेटवर्क की इशू आप है। ही के टाइम पे शो होता है। टाइम की बात नहीं है, एक बार नेटवर्क की है। जी सर, ये नेटवर्क की इशू आ रही है। नेटवर्क इशू है। सर आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर आपकी, काफी ज्यादा ब्लर हो रही है। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब देखते रहिए, दिखाई पड़ेगी। ओके। जी, तो हम लोग देखेंगे कि पहले उन्होंने जितने जो भी आगे चलाए उन्होंने कुछ उनका इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या हुआ कि जब खिलाड़ी हम पाए तो खिलाड़ी ने यह किया कि जो ज्यादा टैक्स देता था, जो हासिल किए जाते थे नीलामी द्वारा, जो ज्यादा नीलामी देगा उसी को प्लस टैक्स परसेंटेज उनको दे देता था। इससे क्या हुआ कि एक लूट प्रणाली लागू। लेकिन जब वाइन हिस्ट्री में आया तो वाइन हिस्ट्री में इसने एक सोसाइटी गठित किया। सोसाइटी में क्या होता था कि सभी व्यापार उस सोसाइटी के अंदर जाते थे और जो लाभ होता था, लाभ हिरार्की के अनुसार डिवीजन किए जाते थे कि जो गवर्नमेंट जगह है उनको ज्यादा मिलेगा तो उसके नीचे उसके नीचे। तो इससे ही एक दुष्परिणाम निकला। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेलो हेलो ऐसा आवाज कुछ क्लियरिटी नहीं ऐसा। नहीं है सर क्लियर बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है लेकिन। अब तुम्हारी भी आ रही है। अच्छा, यहाँ से आवाज निकले तो आगे का कनेक्शन सही होगा। ऐसे ही बैठे हैं। ऐसा कुछ आवाज करेगा। अभी नहीं आई सर। और ऐसा अभी भी नहीं सर। सर दोबारा से रिकनेक्ट कर लो मेरे ख्याल से, क्योंकि दोबारा रिकनेक्ट करके फिर आती डॉक्टर साहब है। हाँ अब कुछ आवाज क्लियर होगा। अभी नहीं। अभी नहीं। एक सेकंड।
हेलो हेलो डॉक्टर साहब, कुछ आवाज में क्लियर हुआ नहीं? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। वॉइस में कुछ क्लैरिटी आई डॉक्टर साहब? अरे एकदम क्लियर है, बिल्कुल काफी तेज आ रही है अब तो। हेलो डॉक्टर साहब, कुछ क्लैरिटी हुई? हाँ क्लियर है सर, अब तो एकदम क्लियर है। तो वॉइस में क्लियर जो हो गई है, तुम शुरू करते हैं ना। तो जो भी हेलो, वॉइस क्लियर हो गई भाई साहब? हाँ डॉक्टर साहब, सर, आप बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो क्या हुआ कि जब कार्डवालिस आता है, तो कार्डवालिस ने देखा कि यहाँ बंगाल में एक बहुत बड़ी लूट चली है। तो कार्डवालिस ने इसमें लैंड्स रिफॉर्म करने के लिए सोची। तो उनका साथ देने के लिए जो आप देखेंगे कि कार्डवालिस के बाद एक अगला गवर्नर जनरल आते हैं। क्या नाम है उनका? पंकज, हाँ जी सर। कार्डवालिस के बाद कौन से गवर्नर जनरल आते हैं? जॉन शोर। जी हाँ, जॉन सॉर। वो तो कितने छोटे से टाइम के लिए आए थे ना ये? हाँ, 5 साल, 53 से लेके 98 तक। तो उस समय कार्नवालिस और एक थे जेम्स ग्रांट और जॉनसोर। जेम्स ग्रांट और जॉनसोर, यह बात हुआ कि हम जो पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, कि बंगाल उसमें था, बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया कि परमानेंट सेटलमेंट, या उसे आप इस्तमरारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। या आप जमींदारी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसमें ये हुआ कि जेम्स ग्रांट और जॉनसोर, एक लोग का मानना था कि हम निश्चित तो कर रहे हैं, लेकिन हम 1 साल ही के लिए हम ट्रायल पे देखेंगे। लेकिन जो जॉनसोर थे, जॉनसोर कहना था कि हम नहीं, हम इसको 10 साल के लागू करेंगे। तो कार्नवालिस का समर्थन प्राप्त हुआ और यह प्रणाली 10 साल के लिए लागू किया गया। बाद में इसको जाके अनलिमिटेड परमानेंट बना दिया गया। तो इसमें हुआ कि हम एक निश्चित कर लेंगे, यानी कि 10/11, जो 10/11 पार्ट होगा वह कंपनी लेगी, और 1/11 पार्ट यह जो जमींदार है यह लेंगे। तो यह जमींदारी व्यवस्था आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के जो बनारस एरिया है वहां पे, और कर्नाटक का जो उत्तरी पार्ट है वहां पे जमींदारी व्यवस्था लागू किया था। और उत्तरी भारत में, जिसमें यूनियन प्रोविंस और मध्य प्रांत, पंजाब, यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत महालवाड़ी देखे हैं कि हम यूनाइटेड प्रोविंस, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया। तो यह टोटल का 30% भाग पे लागू किया गया था। एक है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मद्रास, शुरुआत में मद्रास प्रदेश में लागू किया गया था, फिर बंबई, फिर असम के अन्य भागों में। यह सबसे ज्यादा भूभाग पे, यानी 51% भाग पे लागू किया गया था। तो हमें यह देखें कि मतलब अगर एक हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी है, उसके बाद महालवाड़ी है, फिर जमींदारी ज्यादा भूभाग पे लागू किया गया था। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक कि परमानेंट जमींदारी या सेटलमेंट, इसको अन्य नाम जो इनका नाम है, एक जागीरदारी नाम है, या मालगुजारी नाम है, या बिस्वेदारी। यह एक निश्चित दर होता था, इसका सर्टेन दर होता था, रेंट, उसे पे लागू की जाती थी। इसे भी एक क्लॉज 1994 में एक क्लॉज पारित किया गया, ये सनसेट ऑफ लॉ, सनसेट या सूर्यास्त नियम। यह नियम ऐसा था कि किसी भी जमींदार को अगर कहा जाता था कि आपको टैक्स हमें देना है, तो वह देखा जाता था कि अगर सूर्य अस्त हो जाए तो उसके बाद जो जमींदार टैक्स सरकार को नहीं दे पाया, कंपनी को नहीं दे पाता था, तो उसकी जो जमींदारी है वह किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती थी। इससे और क्या किया कि बंगाल में बंगाल रेंट एक्ट पारित किया गया 1885 के तहत, जिसमें कुछ जो वहां के किसान हैं उनको रियायत दिया गया। अगला है, देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था।
महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या है कि हम जो भूमि थी, हम टैक्स का जो जिससे वसूल करते थे उसका इकाई हमने पूरा विलेज को ही मान लिया, कि जो महाल है वहाँ गांव से संबंधित है, वहाँ पूरे गांव को ही मान लिया एक यूनिट, उसी से टैक्स लेना है। और जो गांव का जो सभी लोग गांव के मेंबर होते थे, अगर किसी की जमीन अगर बाय डिफॉल्ट वह बेचता है तो यह जिम्मेदारी उस महल या जो देखता था, नेतृत्व करता था, उसकी होती थी। वह सभी गांव या सामूहिक रूप से इसको देखते थे। यह उत्तरी पश्चिम प्रांत अवध एरिया में लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ कि 1822 में यहाँ के हार्ट मैगल जी एक लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं कि जो भूमि है इसका हम पहले सर्वेक्षण करेंगे और फिर उसका हम एक ऑडिट जो है उसका ऑडिट करेंगे और उसको लेखा तैयार करेंगे, और फिर उसका एक कर, उसका जो भी एक निश्चित सर्टेन टैक्स है उसको हम तय करेंगे। लेकिन ये भी एक दुष्पूर्ण रहा, क्योंकि भूमि का 30% कर के रूप में चला जाता था। इसमें भी पूरी जगह महलवाड़ी नहीं लागू थी, कुछ जगह जमींदारी प्रथा भी लागू थी। और इसी के बाद हम देखते हैं अगला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान। कि इसमें क्या किया गया कि उन्होंने, ब्रिटिश ने बंगाल में देखा कि उन्होंने जो संबंध स्थापित किए वह जमींदारों से। महलवाड़ी व्यवस्था में उन्होंने देखा कि पूरे गांव को ही यूनिट मान लिए, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे डायरेक्ट किसानों से ही संपर्क साधा जा सकता है। किसानों से संपर्क साधने का फायदा यह रहा कि जो टैक्स बाद में कंपनी को, जो बीच के जमींदार है, इन्हें देना पड़ता था, अब उन्हें देना नहीं पड़ता। अब वो सीधे टैक्स जो रैयत है उनसे बात करते हैं और एक निश्चित टैक्स तय करते हैं। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसकी सबसे पहली शुरुआत हम देखते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी का 1792 में। यहाँ पे एक जो है कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, इन दोनों ने मिलकर वहां पहली बार लागू किया गया था। टॉमस जो मुनरो है यह 1820 और 27 के मध्य मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने 1/3 जो है रैयत पद्धति यहाँ पूरे मद्रास में लागू किया। इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसको फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में लिया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में क्या हुआ कि वहां पे जो ग्राम सभा, यह हुआ कि जो ग्राम सभाएं हैं यह एक मीडिएटर रूप में काम करते हैं। तो इनसे संबंध स्थापित न करके सीधे रैयत से ही स्थापित किया गया। वहां के गवर्नर थे एल्फिंस्टन। यह 1927 के मध्य रहे थे, इन्होंने वहां लागू किया था। लेकिन टोटल इनका क्या इम्पैक्ट रहा कि यह भारतीयों के पक्ष में नहीं था। ब्रिटिश एक औपनिवेशिक सत्ता थी, उसका यह एक ध्येय था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स यहां से कलेक्ट किया जाए, ताकि लंदन में इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो यह तीनों सेटलमेंट थे। उसके बाद हम लोग का एक एजुकेशन पॉलिसी जो ब्रिटिश की छूट गई थी, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। याद है कि 1813 का एक्ट में कितने लाख रुपए एजुकेशन के लिए प्रावधान किया गया था डॉक्टर साहब? 1 लाख रुपए। हाँ, तो देखिए कि 1813 एक्ट में 1 लाख रुपए प्रोविजन किया गया कि यह हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो हम शुरुआत देखते हैं। देखिए हमें क्या है कि छोटे छोटे भी हमें देखना है। जो 1781 कलकत्ता, अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे बैक ईयर्स के, तो बैक ईयर्स में यह भी पूछा है शिक्षा में कि 1781 जो है वह कहाँ खोला गया था। देखिए 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया था पहली बार, और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। यह डंकन द्वारा खोला गया था। इनका शिक्षा, देखिए ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि कोई भारतीय शिक्षित हो, लेकिन उनकी मजबूरी थी। वह चाहते थे कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो जो भारत की जो कानून है या मुस्लिम की जो खुद की पर्सनल लॉ है
उनके हिसाब से जो न्याय है वह चल सकेगा, और जो बाबुओं की पोस्ट हैं उसमें यूं योगदान कर सकेंगे। तो जब हम देखें कि 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, और मिशनरी जो हैं इनको प्रचार और प्रसार करने की छूट दी गई। तो मिशनरी क्या करते थे कि यह कॉलेज भी स्थापित करते थे, लोगों को शिक्षित भी करते थे। लेकिन जो 1813 का 1 लाख रुपए दिया गया उसमें कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि यह कैसे खर्च किया जाएगा, और जो खर्च किया जाएगा तो कौन सी शिक्षा पे, अंग्रेजी शिक्षा पे या जो भारत की खुद की शिक्षा है, जो इनकी वैदिक या जो इनका ज्ञान विज्ञान है, इन पे खर्च किया जाएगा। एक यह था कि माध्यम क्या हो, कि माध्यम अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए या तो खुद जो भारत की संस्कृत या देसी भाषा होना चाहिए। इन मुद्दों को लेके विवाद हो गया। तो इस पे कुछ भारतीय लोग भी हैं जो मानते थे कि हाँ अंग्रेजी शिक्षा ही होनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि राम मोहन राय, डेविड हेयर, जो यंग बंगाल के कर्वे हैं, ये सब चाहते थे कि पश्चिम शिक्षा ही हो। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि नहीं, पूर्वी शिक्षा पश्चिम शिक्षा की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, जिनमें एक 1813 में एक कमिटी, एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बनाई गई। इनका ये काम था कि यह देखना था कि जो 1 लाख रुपए व्यवस्था किया गया यह कैसे खर्च किया जाए। तो क्या हुआ कि जो कमेटी थी यह 10 सदस्यों की थी। 10 सदस्यों में 5 एक तरफ हो गए, 5 एक तरफ। 5 जो चाहते थे कि देसी भाषा में ही शिक्षा दी जाए और देसी भाषा का माध्यम होना चाहिए, तो यह ओरिएंटलिस्ट हैं। इनमें अंग्रेजी जो है ये जेम्स प्रिंसेप और विल्सन, ये दो लोग देसी भाषा का समर्थन करते हैं और देसी शिक्षा का। और एक विस्टर्न के, विस्टर्न में हम देखते हैं कि ट्रेवेलियन, इसे मुद्दा यह उठा कि शिक्षा क्या होना चाहिए, शिक्षा अंग्रेजी होना चाहिए या भारतीय शिक्षा होना चाहिए, भाषा क्या हो, भाषा अंग्रेजी होना चाहिए या हिंदी जो हमारा संस्कृत है यह होना चाहिए। और यह हुआ कि शिक्षा किसको दिया जाए, क्या शिक्षा यूनिवर्सल कर दिया जाए कि सभी लोगों को शिक्षा दिया जाए, या क्या हुआ डॉक्टर साहब? ठीक है, अच्छा तो शिक्षा किसको दिया जाए, ऊपरी जाति को दिया जाए कि पूरी लोगों को दिया जाए? तो इसमें क्या हुआ कि 1834 में क्लाइव विधि सदस्य हैं, उनको इसका पार्ट बनाया जाता है, जो एक कमेटी है इसका पार्ट बनाया जाता है। इसी पे एक समिति और आई थी 1823 का, जब मैकाले इसका पार्ट बनते हैं तो मैकाले ने एक मैकाले मिनट पारित किया। मैकाले मिनट यह था, मैकाले ने कहा कि जो अरब और एशिया या भारत की शिक्षा है, यह जो अंग्रेज हैं उनकी लाइब्रेरी का एक कंपार्ट कि एक कपाट ही के बराबर है। तो इसी से मान लिया गया कि भारतीय जो पाश्चात्य शिक्षा है या वेस्टर्न एजुकेशन है, इसी को महत्ता प्राप्त हुआ और मैकाले मिनट पारित हो गया। लेकिन बात जब यह आया कि किस वर्ग को दिया जाए, पूरे वर्ग को या किसी खास वर्ग को, तो इसी पे एक सिद्धांत आता है, या हिंदी में या निस्यंदन सिद्धांत या अंग्रेजी में डाउन फिल्टर, कि ऊपर को शिक्षा दे दो तो वह, जैसे कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को जो ऊपरी जाति को शिक्षा दे दिया गया, तो वह घर जाएगा तो उसके परिवार के लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे, और परिवार के लोग सीख जाएंगे तो उसके यहाँ जो काम करते हैं वो लोग भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। यह शिक्षा का मतलब था। और यहीं पे जो विवाद उठा था ओरिएंटलिस्ट या समर्थक या पाश्चात्य का, यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगला हम देखते हैं शिक्षा पे एक जो बनता, सॉरी, कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने एक वुड डिस्पैच का गठन किया। जो वुड हैं या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में
वो डिस्पैच हुआ, इसमें हुआ कि इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन थी। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी तक, इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जो यूरोपीय भाषा है उसका प्रसार हो, और जो शिक्षा का जो माध्यम है वह अंग्रेजी और भारतीय दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे हमें हो सकता है कि जब क्वेश्चन बने तो ये फंसा दे कि नहीं केवल अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, नहीं, अंग्रेजी और भारतीय दोनों होना चाहिए। इसमें यह रहा कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है यह आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो इसमें होना चाहिए, लेकिन जो इंटरमीडिएट और जो जो मीडिएट वाला होता है कि उच्चतर माध्यमिक और हाई स्कूल और उसके बाद के जितने भी है वह सभी अंग्रेजी में होनी चाहिए, और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है इस पे केवल अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। और इन्होंने एक खास रिकमेंड किया कि लंदन के तर्ज पे भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में यूनिवर्सिटी ओपन की जाए, और इन्होंने पहली बार वुमेन एजुकेशन का बात किया। और इस साथ साथ इन्होंने जो ओकेशनल कोर्स होते हैं, हेलो, ओकेशनल कोर्स होते हैं उसकी इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी होते हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे कॉलेज खोली गए हैं, और इन्होंने कहा कि जो शिक्षक होंगे शिक्षक के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि 1856 में रुड़की और कलकत्ता में 2 टेक्निकल डिग्री कॉलेज खोले गए, और 1858 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई इन तीनों प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी ओपन किया गया। और 1854 में 1854 से ही प्राथमिक शिक्षा के बजाय माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया। इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी के बाद जो अगला शिक्षा आयोग बनता है वह बनता है कि रिपन का टाइम कब है, कोई बताए? सर एक बार ये इसका एलिमेंट्री वाला बता दीजिए, एलिमेंट्री, हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे कौन कौन से हुआ था? अच्छा सर ये 80 से 84 तक था। हाँ ठीक है, पंकज जी भी बता रहे हैं। इन्होंने जो वुड है इन्होंने रिकमेंड किया कि जो एजुकेशन हमें देना है, एजुकेशन में 3, जैसे एक प्राइमरी होता है, एक मिडिल होता है, एक हाई स्कूल या अपर का। तो इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्री है या प्राथमिक स्तर पे जो लैंग्वेज का जो मेन होना चाहिए वह लोकल होना चाहिए, लेकिन जो मीडियम, जो मिडिल और हाई स्कूल, मिडिल और हाई स्कूल में जो लैंग्वेज होना चाहिए वह लोकल प्लस अंग्रेजी दोनों होनी चाहिए। लेकिन हाई स्कूल के बाद जो कॉलेज लेवल का है उस पे जो माध्यम है वह केवल अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ओके पंकज जी? ठीक है सर, ठीक है। तो इसके बाद रिपन का काल 80 से 84। रिपन में क्या हुआ कि रिपन ने एक आयोग, कौन सा आयोग था शिक्षा पे, कोई बताए? कि एक एजुकेशन कमीशन गठन किया गया था रिपन के समय। सार्जेंट? नहीं, सर्जेंट तो 17 का है। हंटर? हाँ, हंटर। 1882 में एक हंटर कमीशन बना कि यह शिक्षा जो वुड डिस्पैच का है यह इसका एनालिसिस करेगा या सर्वे करेगा, देखेगा कि जो शिक्षा का यहाँ शुरुआत होता है उसका प्रोग्रेस क्या रहा। लेकिन क्या है कि आपने देखा कि इसमें फोकस कम, इस पे ज्यादा फोकस मिडिल और कॉलेज लेवल को दिया गया था। तो अब जो हंटर कमीशन बना है यह ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे ही रहा, कि जो प्राइमरी, इसमें यूनिवर्सिटी की कहीं भी बात नहीं की गई थी। यह सिर्फ प्राइमरी पे देखेगा कि प्राइमरी का क्या होना चाहिए। तो इसने कहा कि जो एजुकेशन है वह, कि जो प्राइमरी है वह स्थानीय भाषा में होना चाहिए। और इन्होंने देखा कि महिलाओं के लिए कोई खास, जैसे कि प्रेसिडेंसी में ही महिलाओं के लिए व्यवस्था किया गया था, लेकिन इन्होंने रिकमेंड किया कि अब महिलाओं के लिए प्रेसिडेंसी के बाहर भी
प्रोविजन महिला कॉलेज या होनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ भी लैंग्वेज को लेके कि लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो इन्होंने प्राइमरी लेवल पे तो लोकल कहा, लेकिन जो मिडल पे है वहां पे इन्होंने अंग्रेजी ही शिक्षा माना। और जो इन्होंने प्राइमरी का ये हुआ कि कौन कंट्रोल करेगा, कौन देखभाल करेगा जो एजुकेशन सिस्टम है, तो इन्होंने कहा कि जो जो हमारा म्युनिसिपालिटी होती है इसी को दे दिया जाएगा। यह हंटर कमीशन का मुख्य मुख्य बातें थी। हम इतना ही देखेंगे, जब हम अगली बार आएंगे इसमें शिक्षा वाले में, तो उधर सेडलर और वहां देखेंगे। अभी हम 1900 को देख रहे हैं। तो यह सर आपका, इसमें वोकेशनल हाँ जी, इसमें वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था क्या? किसमें किसमें हंटर वाले में, जी, किस कौन सा एजुकेशन? हंटर वाले में वोकेशनल एजुकेशन इसमें भी कहा है। इसमें इन्होंने बताया कहाँ है? कि शिक्षा जो होना चाहिए हंटर में, दो प्रकार की शिक्षा बताया। एक इन्होंने कहा कि एक सामान्य शिक्षा होना चाहिए जिसमें जो एजुकेशन दिया जाएगा वह साहित्यिक या जो भी लैंग्वेज का या लिटरेचर है उसका शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा ओकेशनल का दिया जाएगा या व्यावसायिक शिक्षा, हंटर वाले में है। ठीक है सर। अगला हम देखते हैं, इधर गया।